बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आतिशबाजी तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन जीतेंगे डॉक्टर यास्मीन तब चलेगी, ये पहले चला दिया आपने। मेरे लाहौर के शहरियों, लाहौर के शहरियों, ये जो 17 तारीख को NA 120 का इलेक्शन होने जा रहा है, ये एक आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। मैं आज डॉक्टर साहिबा की कैंपेन में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आज सारे पाकिस्तान के कमजोर तबके को पैगाम देने आया हूं। लाहौर के वो पिसे हुए लोग, जब से पाकिस्तान बना है, जिनका जब भी टाकरा किसी ताकतवर के खिलाफ हुआ है, ताकतवर हमेशा जीता है। कमजोर के ऊपर जितना भी जुल्म हुआ, पाकिस्तान की अदालतों में कमजोर को कभी इंसाफ नहीं मिला। ताकतवर पाकिस्तान में हर नाजायज काम कर सकता है। ये सुने कि हमारी तारीख ऐसी हुई कि जो ताकतवर था, जिसके पास पैसा था, ताकत थी, वो इस मुल्क में हर नाजायज काम कर सकता था और कमजोर अपने जायज काम भी नहीं करवा सकता। पैसे देने पड़ते हैं। NA 120 के लोगों, आपके इलाकों में बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े 2 नंबर लोग हैं जो जुल्म करते हैं। मुझे यह बताओ कि जब भी कमजोर आदमी ये ताकतवर माफियाओं के खिलाफ, जब भी वो गया पुलिस के पास, अदालत में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमेशा बेचारों को इंसाफ नहीं मिलता, पिसे हुए हैं। तो ये जो NA 120 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या फैसला होगा? इस इलेक्शन में आपने अपनी वोट डाल के आपने पाकिस्तान की अदलिया को यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि किसी दिन तुम एक ताकतवर का एहतसाब करोगे। आप अपनी वोट डाल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताओगे कि जजेस साहिबान, आपका शुक्रिया। आज यह भी दिन आया है कि मुल्क का सबसे ताकतवर डाकू, आज आपने उसको नाअहल करार दे दिया है। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। आपकी वोट, लाहौर के शहरियों, NA 120 में जो वोट डालने जाओगे, आपकी वोट सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेगी। सुप्रीम कोर्ट को यह पैगाम देगी कि हां सुप्रीम कोर्ट, ये जो बड़े बड़े डाकू हैं, इस मुल्क के बड़े बड़े कब्जा ग्रुप, कातिल, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हम आप चाहते हैं कि जेलों में डालें, ये असेंबलियों में ना जाएं, ये वजीर ना बने, ये सदर ना बने, ये इस मुल्क के वजीर आजम ना बने, आगे से इनका अडयाला जेल में ठिकाना हो। ये पैगाम देना आपने। आपकी वोट
आपकी वोट फैसला करेगी पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए था और एक ताकतवर के लिए था। और अगर आज पाकिस्तान अपना दुनिया में मुकाम नहीं पा सका, उसकी सिर्फ पाकिस्तान के जेलों में गरीब चोर पाए जाते थे, छोटे चोर पाए जाते थे, साइकिल चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, जो लेकिन बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क से अरबों रुपया चोरी करके जाते थे, पुलिस उनको एस्कॉर्ट करती थी, पुलिस सलूट मारती थी, दीवानों के अंदर उनकी हिफाजत करती थी। तो ये जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में पाकिस्तान का इंशाअल्लाह रास्ता बदलेगा। हम एक नए दौर में जा रहे हैं, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। आपकी वोट हमारे जजेस साहिबान को हौसला देगी, ताकत देगी। ये जो ताकतवर डाकू जीटी रोड पे कहता फिर रहा था कि मुझे क्यों निकाला, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि मैं तो एक ताकतवर इंसान हूं, मुझे अदालत ने कैसे नाअहल करार दे दिया। ये तो सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ती है। तो जो वोट डालने जाओगे, जो नून लीग के लिए या शेर को जो वोट डालोगे, कान खोल के मेरी आज एक बात सुन लो। अगर आप शेर को वोट डालने जाएंगे तो मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि आप उस आदमी के लिए वोट डालेंगी जिसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल दिया अपने आप को बेकसूर साबित करने का, पूरा मौका दिया, जेआईटी में मौका मिला। सिर्फ सवाल यह पूछा गया कि अरबों रुपए के जो आपने बाहर महल्ला लिए, किधर से पैसा आया, किधर से पैसा आया ये अरबों रुपए का महल खरीदने के लिए, और पैसा बाहर कैसे गया? 1.25 साल में ये जवाब नहीं दे सके, और जो जवाब दिए झूठ बोले, जालसाजी की, जाली कागजात दिए। कतरी शहजादा आ गया, कतरी शहजादे का खत पहले 1 और नंबर 2 खत आ गया, और सारों को पता है कि कतरी शहजादा खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो जब 1.25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये नवाज शरीफ सड़कों पे कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। मतलब ही इसका ये है कि यहां तो ताकतवर कभी पकड़ा गया ही नहीं। तो इसलिए अगर आपने नवाज शरीफ को वोट देनी है तो एक और वोट डालना, ये वोट डालना कि जेलों के अंदर जो बेचारे चोर भरे हुए हैं, छोटे छोटे चोर, इनको छोड़ दो, जेल खाली करो। अगर इतने बड़े डाकू को आपने वोट डाली है तो उन बेचारे छोटे चोरों का क्या कसूर है? उनकी तो आप सारे जेल के चोरों की चोरी मिला लो तो एक नवाज शरीफ का लंदन में महल है, उससे कम है। एक महल से कम सारे पाकिस्तान के जेलों में जो चोर भरे हुए हैं, उनकी चोरी एक लंदन के जो अरबों रुपए का महल है उससे कम है। तो उन बेचारों को क्यों जेलों में डाला हुआ है? तो इन्हें 120 के लोगों जो सोच रहे हो कि शेर को वोट डालना है, तो फिर जाके एक और पिटिशन करो, तो ये जेल भी खोल दो, चोरों को निकालो बाहर। छोटे चोर हैं वो, उन चोरों ने तो वो जुल्म नहीं किया जो ये बड़े डाकू ने किया। ये जरा गौर से सुने,
जब एक मुल्क का वजीर आजम चोरी करता है, डाका मारता है, वो डाका मारता है सारे मुल्क के इदारों को तबाह करके। वो नैब में करप्ट आदमी को बैठाता है। जो ये नैब का चेयरमैन है, ये खुद एक करप्ट आदमी है। इसको इसलिए लाया गया है, इसको इसलिए लाया है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए। जब एक मुल्क के सरबराह अपनी चोरी छुपाने के लिए अदारोों के ऊपर करप्ट लोगों को बैठाते हैं, सारे मुल्क को तबाह कर देते हैं। बाकी भी बड़े बड़े डाकू नहीं पकड़ सकते। आसिफ जरदारी भी फिर बच जाता है। इनके वजीर जो करप्शन कर रहे हैं वो भी बच जाते हैं। सारा मुल्क का पैसा जो चोरी होता है बड़े बड़े डाकुओं से, मुल्क से बाहर चला जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो जो सोच रहे हैं नवाज शरीफ को वोट डालने का, बार बार सोचना कि क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल इस पाकिस्तान में है। अगर है तो आप अपनी वोट से मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि एक मुल्क का सरबराह चोरी कर सकता है, डाके मार सकता है अरबों रुपए की, लेकिन सिर्फ गरीब आदमी जेल में जाएगा। जो गरीब आदमी है वो जुल्म इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता जब वो चोरी करता है। जब एक मुल्क का वजीर आजम चोरी करता है, इदारे तबाह करता है। जब इदारे तबाह होते हैं, मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। आज हमारे से आगे यूरोप क्यों है? क्योंकि यूरोप के इदारे मजबूत हैं। यूरोप जब बमबारी हुई दूसरी जंग अजीम में, इनका एक यूरोप के अंदर जर्मनी में बिल्डिंग्स तबाह थी, सड़कें खत्म थी, पुल नहीं थे, लेकिन क्योंकि इन कौमों के इदारे मजबूत थे, कौमें फिर खड़ी हो गई। जापान के अंदर ऊपर एटम बम गिरे, लेकिन जापान फिर से खड़ा हो गया क्योंकि इदारे मजबूत थे। जिस मुल्क को बम नहीं तबाह कर सकते, बमबारी नहीं तबाह कर सकती, उस मुल्क का वजीर आजम तबाह करता है, उस मुल्क के इदारे तबाह करके। तो ये जो जुर्म छोटे चोरों का, ये कुछ नहीं है। जो जुल्म नवाज शरीफ और इस तरह के इदारों में ऊपर बैठे हुए मुल्क के सरबराह, मुल्क के वजीर, जो वो नुकसान पहुंचाते चोरी का, वो छोटा चोर नहीं पहुंचाता। मैं डॉक्टर यासीन साहिबा, मैं आज आपको मुबारक दे रहा हूं कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन 17 तारीख को आप जीतेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कि आपका मुकाबला आसान है, मुकाबला आपका बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका मुकाबला है रियासत के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। हमने देखा जिस तरह पुलिस मदद कर रही है मरियम बीबी की, हमने देखा कि सारा जो डिस्ट्रिक्ट का नाज़िम का स्टाफ है वो मदद कर रहा है। सब कुछ कर लें, लेकिन लाहौर के लोग इंशाल्लाह फैसला कर बैठे। अगर अभी सामने नहीं आ रहे, डॉक्टर साहिबा फिक्र ना करें, वो डरते हैं इंतकामी कार्रवाई करेंगे, लोगों को, गुंडों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो चुप करके बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह 17 तारीख को निकलेंगे और अपनी वोट से लोगों को बताएंगे कि हम पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े हैं, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के डाकुओं के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। और दूसरी चीज कि जब नून लीग के लोग वोट मांगने आएंगे, यानी 120 के लोगों, एक सवाल पूछना उनसे ये सवाल पूछना कि ये कौन सा कारोबार किया था नवाज शरीफ के बच्चों ने कि वो अरबपति बन गए? कौन सा कारोबार किया था इसहाक डार के बच्चों ने कि वो उसके बच्चे अरबपति बन गए? क्यों मगरिब के अंदर उनकी जमहूरियत में उनके वजीर आजम
उनके बच्चे क्यों नहीं अरबोपति बनते? इनके बच्चे सारे कैसे अरबोपति बन गए? इनसे ये सवाल पूछे कि बर्तानिया की जो सालाना आमदनी है 50 मुसलमान मुल्कों की मिला के सालाना आमदनी से ज्यादा है। 50 मुसलमान मुल्कों की जो सालाना आमदनी है, एक बर्तानिया की उतनी सालाना आमदनी है। अब ये पूछें कि बर्तानिया के वजीर आजम के बच्चे क्यों नहीं अरबोपति? फिर ये पूछें कि अमेरिका जो तकरीबन चाइना के अलावा सारी दुनिया की आमदनी मना लें तो अमेरिका की उतनी सालाना आमदनी है। प्रेसिडेंट ओबामा के बच्चे क्यों नहीं अरबोपति बने? उससे पहले जॉर्ज बुश के बच्चे क्यों नहीं अरबोपति बने? ये क्या है कि इन्हीं के बच्चे अरबोपति बन गए? इनसे ये सवाल पूछे कि हसन नवाज शरीफ उसने क्या जादू किया था कि वो एक घर में रहता है लंदन में जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए है। 6 अरब रुपए के घर में रहता है। आप सबने जब मरियम बीबी वोट मांगने आए आपसे तो मरियम बीबी से पूछे कि हमें भी बता दें उसने कौन सी बिजनेस की थी कि अभी स्टूडेंट था और देखते देखते 5, 6, 7 सालों में अरबोपति बन गया। मैं बर्तानिया में 13 साल क्रिकेट खेली। 13 साल जब क्रिकेट खेली तो जब मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर था तब मैंने एक फ्लैट लिया। कितने का था? 60 लाख का फ्लैट था, वो भी कर्जे पे लिया। 60 लाख का फ्लैट 13 सालों की मेहनत के बाद और कमाई के बाद मैं 60 लाख का फ्लैट लेता हूं, वो भी कर्जों पे, जबकि दुनिया का टॉप ऑलराउंडर था। तो मुझे यह समझाए कि हसन नवाज ने क्या किया कि वो 5-6 सालों के अंदर 600 करोड़ रुपए के घर में रहता था। लाहौर के शहरियों और पाकिस्तानियों, ये आपका पैसा चोरी होके बाहर गया। ये जो इसहाक डार के बेटे, उनके अरबों रुपए के दुबई में फ्लैट हैं, घर हैं, टावर हैं, किधर से आया पैसा? इसहाक डार यहां को 25-30 साल पहले स्कूटर पर फिरता था, किधर से आ गया अरबों रुपए? ये आपका पैसा चोरियों के मुल्क से बाहर जा रहा है। तो ये जब आपसे आज वोट मांगने आएंगे, इनसे पहले सवाल तो पूछे, बताएं कि हमें भी वो बिजनेस बता दें कि हम भी अरबोपति बन जाए। कोई मरियम बीबी, आपको तो लेक्चर टूर देने चाहिए। आपको तो लेक्चर देना चाहिए कि अरबोपति कैसे बनते हैं। बताना चाहिए लोगों को। यहां बेरोजगारों की फौज है, लोग बेरोजगार, नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको भी गुर सिखाएं कि कैसे इतना पैसा बनता है, और वो भी मुल्क से बाहर। तो ये इलेक्शन फैसला करेगा। लाहौर के लोगों, ये पाकिस्तान में पैगाम देगा कि ये पाकिस्तान के लोग किधर खड़े हैं। वो तंग आ चुके हैं। आपने अपनी वोट से बताना है कि हम तंग आ चुके हैं। ये बड़े बड़े डाकुओं से इलेक्शन जीतते हैं, इख्तिदार में आते हैं, वादा करते हैं कि हम आपकी गुर्बत कम करेंगे, और अवाम पीछे रह जाती है। ये अरबोपति बन जाते हैं। ये है टाइम इस मुल्क का रुख बदलने को, नया रास्ता, एक नया दौर आने वाला इंशाअल्लाह। 17 के इलेक्शन को मुझे उम्मीद है, मैं लाहौर के लोगों को जानता हूं, बाशऊर लोग हैं, अभी थोड़ा अपने आप को दिखा नहीं रहे NA 120 में, क्योंकि जो इन्होंने हरकतें की हैं। मैं वैसे लाहौर की पुलिस से पूछना चाहता हूं, मैं आपको लाहौर की पुलिस, मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे बर्दाश्त किया एक खातून को, 2 बच्चों की मां को, कल इन्होंने नून लीग के गुंडों ने उसको बाल से पकड़ के घसीटा सड़कों पे।
क्या आपको शर्म नहीं आई? मैं आज आपको बताता हूं कि पख्तूनख्वा के अंदर किसकी जुर्रत ना होती किसी खातून को इस तरह हाथ उठाते हुए, और अगर हाथ उठाते वहां की पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डालना था, किसी की जुर्रत ना होती। पख्तूनख्वा की पुलिस, पख्तूनख्वा के अंदर अमन है, दहशतगर्दी नीचे, जुर्म नीचे, उसकी वजह से सरमायाकारी हो रही है, वहां खुशहाली आ रही है, गुर्बत कम हो रही है। पख्तूनख्वा के अंदर मैं ये जरा, लोग कहते हैं ना कि हम इक्तदार में आके गरीबों की मदद करेंगे, ये मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी पहली बारी थी पख्तूनख्वा के अंदर। तहरीक-ए-इंसाफ पहली दफा इक्तदार में आई है पख्तूनख्वा में, इनकी 6 बारियां हैं। ये जरा मैं आपको हुकूमत की, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 2 सर्वे हुए, एक हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्वे और एक पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे। 2 सर्वेज हुए हैं, पाक हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्वे और पाक सोशल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे। इसके मुताबिक पख्तूनख्वा में 5 गुना ज्यादा गुर्बत कम हुई है पंजाब से। ये आप खुद देख लें, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, ये है फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है। ये गुर्बत कैसे कम हुई? गुर्बत ऐसे कम हुई कि पहले उधर लोगों की जान और माल की हिफाजत हुई। पुलिस एक ऐसी हुई जिसमें इस्लाहत हुई, पुलिस को तब्दील किया। शहबाज शरीफ की तरह पुलिस में तब्दीली नहीं लेके आए, शहबाज शरीफ भी तब्दीली लेके आए पुलिस में, उनके कपड़े बदल दिए। रोक सको तो रोक ले, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, धोखा न कर धोखा। और क्योंकि अमन हुआ, क्योंकि पख्तूनख्वा में अमन आया, टूरिज्म आई, 65% साल में टूरिज्म बढ़ गई, नौकरियां मिली लोगों को। फिर जो हमने दरख्त उगाए, 1 अरब दरख्त उगाए, लोगों को रोजगार मिला, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला घर बैठे बैठे पहाड़ों पे। फिर छोटे छोटे माइक्रो हाइडल स्टेशन पहाड़ों पे लगाए, जिन गांवों में बिजली नहीं कभी आती थी, वहां 4 रुपए यूनिट पे लोगों को बिजली मिली, गरीब लोगों को, उनकी जिंदगियां बदल गई। फिर सरकारी अस्पतालों को ठीक किया। सरकारी अस्पतालों को ठीक करने से क्या हुआ? एक आम आदमी जो प्राइवेट अस्पताल में पैसे खर्च करता था, वो सरकारी अस्पतालों में चला गया। फिर 60% खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस दी। एक खानदान को 5.5 लाख रुपया दिया इंश्योरेंस का, कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है, बूढ़ा बीमार होता है, 5.5 लाख रुपए तक इलाज करवा सके। फिर सरकारी स्कूलों को ठीक किया और कर रहे हैं मजीद, कि 1.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आए। गरीबों की मदद की, पॉलिसीज बनी आवाम के लिए, इसलिए 5 गुना ज्यादा गुर्बत कम हुई पंजाब के मुकाबले में। तो मैं ये लाहौर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है। मुझे ये बताएं, 6 दफा बारियां ली हैं, 6 दफा बारियां ली हैं। सवाल मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी तक आप एक अस्पताल नहीं बना सके कि बीबी कुलसूम नवाज का इलाज पाकिस्तान में हो जाता। 30 सालों में 6 बारियों के बावजूद एक अस्पताल नहीं था कि शरीफ खानदान का इलाज पाकिस्तान में हो। नवाज शरीफ का चेकअप होता है, वो बाहर चला जाता है। शहबाज शरीफ का चेकअप होता है, वो बाहर चला जाता है। बच्चों का चेकअप होता है, वो बाहर चले जाते हैं। शौकत खानम में 2 दफा मेरा इलाज हुआ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां इलाज हुआ मेरा। तो
हल्का 120 वाले लोगों इनसे पूछना कि इतनी देर आपने यहां, हमने आपको वोट दी है, आप बताएं कि आपने जो डॉक्टर यास्मीन साहबा कह रहे थे साफ पीने का पानी अब तक लोगों को नहीं दे सके, आप यहां अस्पताल नहीं बना सके, जिधर आपका खुद यहां इलाज हो, स्कूलों का यह हाल है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ता है, और पुलिस का यह हाल है कि लोगों को पुलिस से खौफ आता है, पुलिस से गलत काम करवाते हैं। यह नहीं कि पुलिस बुरी है, पुलिस को तबाह किया गया है, उसमें सियासी मुदाखलत की गई है, पुलिस से गलत काम करवाते हैं। हम क्यों नहीं? मुझे यह बताएं, आपने वो देखा होगा वीडियो, वकीलों की फंक्शन थी, उसमें पुलिस वालों को काले कोट पर पहना के तो वकीलों की फंक्शन में भेजा जा रहा है। मैं शरीफ खानदान से पूछता हूं, खुदा के वास्ते कोई काम तो ईमानदारी से कर लिया करो, हर जगह 2 नंबरी करनी होती है। नवाज शरीफ को वैसे मैं याद कराता हूं लाहौर के लोगों, वो जिमखाना क्लब में जो गलत आदत पड़ी है ना, मैच खेलता ही नहीं था जब तक अपना अंपायर ना खड़ा हो। जो इसने अपने अंपायर से शुरू किया क्रिकेट खेली, उधर से इलेक्शन कमीशन को भी वो हावी हो जाता है। और हां, मैं याद आ गया इलेक्शन कमीशन को, आज हम आपको कहना चाहते हैं कि 29,000 वोट की वेरिफिकेशन नहीं हुई। हम आपसे डिमांड करते हैं कि तस्वीरों के साथ जो लोगों को की 29,000 वोटों की वेरिफिकेशन नहीं है, हम तस्वीरों के साथ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तस्वीरों के साथ दे, नहीं तो ये प्री पोल रिगिंग का आप रास्ता आप खोल रहे हैं, इलेक्शन में फिर से धांधली का रास्ता। इस बारी हम पहले आपको कह रहे हैं, 2013 के इलेक्शन में तो हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ, उसके बाद तो बाद में हमने शुरू किया। अब हम पहले आपको कह रहे हैं कि आपका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। 29,000 वोटों की वेरिफिकेशन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी 2013 का इलेक्शन। कौम इस वक्त चाहती है कि हम भी एक अजीम जमहूरियत बने, जिधर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जिधर माशाअल्लाह अदलिया को हम सलाम करते हैं, आजाद अदलिया हो, और जिधर हम मीडिया को सलाम करते हैं कि आजाद मीडिया हो, सिवाय शकील उर रहमान के, जिसने जियो पैसे लेके, और जियो को एक प्रोपेगेंडा मशीन बनाई हुई है पैसे बनाने के लिए। लेकिन जो आज रोल है इस मुल्क के आजाद मीडिया का, और जो बाज़मीर एंकर्स और सहाफी हैं, सारी कौम आज आपको सलाम कर रही है। और शकील उर रहमान आपको सलाम नहीं कर रही, आपको कह रही है कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आपका भी हिसाब होगा, पता चलेगा कि आपको कितना पैसा मिला है जो आपने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है डाकुओं के लिए। आखिर में मैं आप सबको, जो भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप सब ने 17 तारीख को इन 120 के एक पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है, आपने धांधली नहीं होने देनी। आपने इलेक्शन में पूरा जोर लगाना है डॉक्टर यास्मीन के लिए। हाँ, और एक मैं भूल ना जाऊं, पल्ली भट्ट हमारा वाहिद एक हमारा चीता था जो इन्होंने 120 में था, जब सब डरते थे आते हुए। पल्ली भट्ट, हम आज आपको याद कर रहे हैं, आप इस दुनिया में नहीं है। आपकी और आपकी फैमिली ने जो शुरू में हमारे साथ खड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ कभी भी आपको नहीं भूलेगी, और अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।